हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टीओ एटीओ मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए पूरी एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड ज्यादा आने के चांसेस क्यों है वो भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जो लोग नोट्स पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स देख चुके हैं, टेस्ट सीरीज लिख चुके हैं, नाउ इट इज टाइम कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पे फोकस करके उनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं आपको आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें जो मुझे लगता है कि जिसके पेपर में आपको देखे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जनरल क्वेरीज है स्टूडेंट्स की, पहले वो एड्रेस कर देता हूं। ठीक है, एंड दीज जनरल क्वेरीज आर रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पेपर दैट यू आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उसके वो जस्ट दीज आर जस्ट एंटिसिपेशन। ठीक है, तो मुझे जो लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर पेपर का पैटर्न क्या इट इज गोइंग टू बी द सेम जो 2011 के पीवाईक्यूज जो हम करते हैं उसी के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 2011 में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए थे और हर क्वेश्चन के दो सब पार्ट थे। ठीक है, एक्सेप्ट दी 10th क्वेश्चन जिसमें 5 इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 18 प्लस 5 23 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। 5 दीज आर द 5 सब पार्ट्स ऑफ 10th क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से 2011 में और आज के टाइम में पेपर में पैटर्न में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है? फर्स्ट विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पेपर सेम भी आ जाए, बट अगर चेंज होता है तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट इज पॉसिबल कि आपको 10 क्वेश्चन ही पेपर में मिले एंड ऑल ऑफ देम विल बी कंपलसरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ सकता है। या आपका जो चॉइस है, जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है, लाइक आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 5, तो वो भी आपका कम आपको देखने को मिल सकता है। लाइक ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द पेपर दे कैन बी ऑफ कंपलसरी टाइप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो 100 मार्क्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्कर आपको ज्यादा देखने को मिले, या सारे के सारे 10 मार्कर्स एंड ऑल ऑफ देम विल बी ऑफ कंपलसरी टाइप। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस 15 मार्क के, कुछ 5 मार्क्स के, या कुछ 10 मार्क्स के, ऐसे भी पेपर डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें चाहे किसी भी टाइप का पेपर आए लेकिन नेचर ऑफ पेपर, नेचर ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी सिमिलर। ठीक है, तो इस बात से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर पेपर कैसा आएगा, कितनी आपको शीट्स वहां पे मिलेंगी। तो अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे में आपको एक शीट मिल सकती है आंसर करने के लिए। 10 मार्कर के लिए 2 शीट भी मिल सकती है, 3 शीट भी मिल सकती है। अगर 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 शीट्स भी मिल सकती हैं, 4 शीट्स भी आपको मिल सकती हैं भरने के लिए। ठीक है, तो हमने जो प्रिपरेशन की है, चीजों को फुल डिटेल में समझा है, तो जो भी पैटर्न होगा उसको आप अपने आंसर को उसी हिसाब से मोल्ड करके फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, और एक और तरीका है इस चीज को डिकोड करने का कि चाहे क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का आए, दे विल गिव यू अ वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट को देख के आप कभी भी वर्ड लिमिट को ब्रीच मत करना। ठीक है, अगर आपको स्पेस फुल्ली यूटिलाइज करना है तो फॉन्ट के हिसाब से थोड़ा खुला खुला लिख देना। ठीक है, ताकि आपकी शीट खाली ना लगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स सेम लिखते हैं लेकिन बहुत छोटा छोटा या बहुत अच्छे से स्पेसिंग नहीं करते, तो उनकी आधी शीट खाली रह जाती है, आधी वो भर देते हैं। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है और विद इन वर्ड लिमिट्स जितना मैक्सिमम स्पेस जो देखने में भी अच्छा लगे, जो रिप्रेजेंटेबल हो, उतना स्पेस हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है,
तो ये पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से बनती हैं कि अगर पेपर का पैटर्न चेंज भी हुआ तो दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। अगर कम होंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑफ कंपलसरी नेचर, ठीक है। तो इतनी ज्यादा ऑप्शंस जो 2011 के पेपर में आपको देखने को मिली थी वो शायद ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके साथ सामने लेके आया हूं मेंस, टीओ एटीओ मेंस के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं इनको क्यों बोल रहा हूं? मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूं कि बिकॉज एक तो स्टैटिक के हिसाब से अगर हम कोर्स का स्टैटिक सिलेबस देखें उसके हिसाब से पूरे सिलेबस में दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। और दूसरा अगर मैं देखूं तो इनके हिसाब से कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में ऐसी हैपनिंग हुई है विच मेक्स देम रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए हम इस सीरीज में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पर लेक्चर, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द लेक्चर, द क्वेश्चंस। So the first question which I think will be of very significance and probability जिसके आने वाली है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा जा सकता है। और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, बट अब की बात जो डायमेंशन पूछी जा सकती है वो डिफरेंट पूछी जा सकती है, ठीक है। या जनरल नेचर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट मियरली अ बुक कीपिंग अकाउंट बट द कॉन्स्टिट्यूशनल फल्क्रम ऑफ लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल। और इसको आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिसेंटली एक बहुत बड़े चेंज की तरफ हम मूव कर रहे हैं एंड देर आर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट ऑफ बजट बोरोइंग्स। जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जब बोरो करती है, जब हम पब्लिक डेट की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट बोरोइंग मार्केट से भी करती है प्लस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर भी कुछ ऑफ बजट बोरोइंग्स गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन पब्लिक डेट, ठीक है। तो इसलिए दिस इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को वोट करवानी पड़ती है पार्लियामेंट में थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट। So there are growing concerns about off-budget borrowing and extra budgetary resources that bypass the scrutiny of consolidated fund of India, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ बजट बोरोइंग्स बढ़ा रही है तो इट इज अ काइंड ऑफ बाईपासिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड रिसेंटली कैग रिपोर्ट में भी ये हाईलाइट किया गया था कि वी नीड टू रिस्टोर ट्रांसपेरेंसी थ्रू सीएफआई बेस्ड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो मोस्टली गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज रेज करती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले रूट से ही यूज किए जाने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट मियरली अ बुक कीपिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये खाली एक बुक कीपिंग एक्सरसाइज, अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है, उसके साथ साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल। लेकिन किसके ऊपर हम लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे? अपॉन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन डिकोड करता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में दो चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट वन इज दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई इज नॉट merely a book keeping account, ठीक है, कि खाली एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात तो ये आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इज कि इट इज अ फलक्रम ऑफ लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल। अब फलक्रम का क्या मीनिंग होता है? फलक्रम मीन्स यू आर बैलेंसिंग टू थिंग्स। तो what is being balanced? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो पब्लिक मनी के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनाया। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई भी आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए लेजिस्लेचर में आपको वोट करवानी पड़ती है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में
वोटेड एक्सपेंडिचर जो होता है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होंगी। सबसे पहले आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड साइड बाय साइड यू कैन ऑल्सो मेंशन दीज करंट अफेयर लिंकेजेस कि बिकॉज there has been an increase in off budget borrowings and extra budgetary resources that is kind of bypassing the scrutiny of consolidated fund of India। ठीक है, या recently CAG report has highlighted that there has been an increase in off budget borrowings and therefore there should be efforts to restore transparency through CFI based reporting। ठीक है, तो अब जब आप इसको डिफाइन करने लगोगे तो यू हैव टू मेंशन द आर्टिकल 266 एंड थ्रू आउट द डेली आंसर राइटिंग सीरीज एंड आल्सो इन टेस्ट सीरीज आई हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ आर्टिकल्स जो हमने कोर्स के टाइम पे पढ़े, और उसको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन में आंसर लिखते टाइम मेंशन करना है ताकि आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चले। ठीक है, तो वी विल डिफाइन CFI फर्स्ट, व्हिच इज द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established under article 266 of the constitution। ठीक है, and it is not just an accounting device but the institutional core through which parliamentary control over public finance is exercised in a democratic system। ठीक है, जो हमने बात लिखी थी उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 के अंदर ये मेंशन किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, दैट इज देयर इज आल्सो रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जिस भी काइंड का एक्सपेंडिचर हो इट इज इंक्लूडेड इन CFI, एंड अगर वहां से कोई भी पैसा निकालना होता है तो आपको लेजिस्लेटिव अथोराइजेशन चाहिए होता है, एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ CFI। नाउ व्हाट इज इट्स रोल इन फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए हम अलग अलग चीजें हमने देखी थी, लाइक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी पड़ती है। ठीक है, साथ के साथ हमारे पास वोटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें आपको एप्रोप्रिएशन एक्ट में जो एक्सपेंडिचर आप पास करवाओगे वही उतने ही पैसे आप CFI से निकाल सकते हो। सो एप्रोप्रिएशन एक्ट मैकेनिज्म हो गया, चार्ज एंड वोटेड एक्सपेंडिचर हो गया। देयरफॉर दिस हाईलाइट दैट जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इट इज नॉट मियरली अ बुक कीपिंग अकाउंट, आपको वो एक तरीके से लेजिस्लेटिव पावर देता है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, तो वो यहां से हमने क्लियरली हाईलाइट कर दिया। एंड दिस CFI कैन ऑल्सो बी ऑडिटेड, तो दिस इंश्योर अनदर लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द एग्जीक्यूटिव कि आप जो पैसा यूज करोगे उसको आपको लॉ के साथ कंप्लाई करना है, रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना है, एंड प्रोप्राइटी के हिसाब से आपको उसको इफेक्टिवली यूज भी करना है। ठीक है, जिससे फिस्कल डिसिप्लिन गवर्नमेंट के रिसोर्स यूज में आएगा। देन लेजिस्लेटिव ओवरसाइट थ्रू PACs, तो एक बार उस पर्टिकुलर जो भी अप्रोप्रिएशन एक्ट में स्क्रूटिनाइज करने के लिए जो भी उसमें एलिमेंट है उनको PACs पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के थ्रू भी हम स्क्रूटिनाइज करेंगे। एंड देन यू विल कंक्लूड दैट CFI thus acts as the constitutional anchor। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कंक्लूजन में, बस सिंपली दे विल राइट thus the statement in the question is true एंड एक दो लाइन उसमें और ऐड कर देंगे। कंक्लूड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में लिख दो। कंक्लूड करने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि जो आपने CFI के बारे में बात की उसमें CFI का रोल क्या है लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल इंश्योर करने में। तो हमने वो यहाँ पे बताया दैट CFI एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर ऑफ डेमोक्रेटिक फाइनेंशियल गवर्नेंस। तो इसको हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन्स अगर लिखे जाएंगे जिसमें कीवर्ड्स भी हो, जिसमें कुछ एडिशनल कंटेंट भी हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड सीइंग दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स एग्जामिनर कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, बॉडी में सिग्निफिकेंट एंड वैलिड पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कंक्लूजन में कीवर्ड बेस्ड और
अगर करंट अफेयर के साथ लिंक कर सकते हो तो वो भी आपको करना है। जैसे बार बार अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग पब्लिक फंड्स, तो वहां पे आप कि हमें पब्लिक फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है टू रियलाइज द विजन ऑफ विकसित भारत, उसको आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप उनको कंक्लूजन में यूज कर सको एंड अंडरलाइन कर सको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू कैग। ठीक है, लेकिन कैग पे ऑलरेडी पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अब की बार डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अब की बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है ऑन द डिफरेंस बिटवीन सीएजी एंड सीजीए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को लगता है कि नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, कैग को भी आप प्रिपेयर कर चुके हो, सीजीए को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा होगा कि दोनों बॉडीज को आप कंपेयर करो। ठीक है, व्हाई दिस डिफरेंस कैन बी आस्क्ड, बिकॉज देयर हैज बीन एक्सपेंशन ऑफ पीएफएमएस। पीएफएमएस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिजिटल अकाउंटिंग हैज एनहांस्ड द ऑपरेशनल रोल ऑफ सीजीए। ठीक है, तो जैसे हम डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं तो हम ट्रेजरी सिस्टम्स को भी डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक मनी को स्पेंड करने के लिए, पूरा मॉनिटर करने के लिए उसका यूसेज, उसको भी हमने डिजिटाइज करने की कोशिश की है थ्रू पीएफएमएस। एंड जिसकी वजह से सीजीए का अकाउंटिंग रोल और ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। एंड दिस इज द रीजन अलोंग विद सीएजी सीजीए हैज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड इसमें क्या पूछा गया है? एनालाइज हाउ सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन हैज स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके 2 डायमेंशंस हैं। ठीक है, अगर ब्रॉडली आप देखोगे तो ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, ये हमने थ्रू दीज बॉडीज पूछ लिया। इनमें से सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड सीजीए इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा मेन टॉपिक था, उसको हमने एक बॉडीज के फॉर्म में पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं आपकी बार पेपर में। तो नाउ लेट अस सी। अब उसके बाद कैग ऑडिट ऑफ बजट लायबिलिटीज आल्सो अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। जब कैग जो है ऑफ बजट लायबिलिटीज को, एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स को भी ऑडिट करने की बात यहाँ पे चल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। एंड देयरफॉर द टॉपिक ऑफ कैग रिमेन्स रेलेवेंट बिकॉज ऑलरेडी भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो फिर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इन विच विल डिफाइन सीएजी एंड सीजीए। ठीक है, साथ के साथ फिर हमें सीधा डायरेक्टली मेन क्वेश्चन पे आना है ऑन द डिफरेंस बिटवीन सीएजी एंड सीजीए। तो पहला तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 148 टू 151। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ इसका फंक्शन क्या होता है? मेनली ऑडिटिंग फंक्शन। एंड ऑडिटिंग भी कैसा? पोस्ट फैक्टो ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। मतलब एक बार एक्सपेंडिचर जब इनकर किया जा चुका है उसके बाद हम ऑडिट करते हैं। एंड द नेचर ऑफ सीजीए वर्क इज कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द इंडिपेंडेंस। अब सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और हमने देखा था कि जो सीएजी होते हैं उनकी सैलरीज चार्ज होती है, तो दैट इज टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स सीएजी को मिलते हैं ताकि वो अपना ऑडिटिंग फंक्शंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। लेकिन सीजीए जो है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ही है अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को बनती है दैट दे हैव टू एंश्योर
proper records, proper monitoring of flows of fund between different accounts, ठीक है। ये किसको रिपोर्ट करते हैं, सीएजी किसको रिपोर्ट करते हैं, टू दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, वेयर एज सीजीए रिपोर्ट्स इंटरनली टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सीजीए जो है, दिस इज एन इंटरनल चेक मैकेनिज्म ऑल्सो, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज का यूज अच्छे से हो सके और कोई भी पब्लिक फंड का मिसयूज ना कर सके। देन सेपरेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, ये सेकंड पार्ट था। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एलिमिनेट्स कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेंथन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूव्ड ऑडिट क्वालिटी और लेजिस्लेटिव कंट्रोल इससे बढ़िया होता है। तो इस तरीके से आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं और 4-4 5-5 पॉइंट सीएजी और सीजीए का डिफरेंस में लिखना है, डिपेंडिंग ऑन किस मार्क्स के, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे हम चीजों को आंसर करेंगे। देन विल कंक्लूड दैट द इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन हैज बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंशियल गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं, कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंशियल गवर्नेंस, ठीक है। दिस मेक्स योर कंक्लूजन लुक मोर अट्रैक्टिव, और इससे आपको जब एग्जामिनर फाइनली आपको मार्क्स दे रहा होगा, यहां से चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाइक आधा नंबर आपका कंक्लूजन देख के बढ़ जाए, जिससे ओवरऑल आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। एंड जो सिलेक्शन के बीच में और टॉप रैंक के बीच में डिफरेंस होता है वो यहीं से आ जाता है, ठीक है। अगर जो टॉपर होगा उसके 70-75% मार्क्स होंगे और बाकी जो लास्ट सिलेक्शन होगा उसके 65% मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप टॉप रैंक्स में भी आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई फाइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन एनहांसिंग transparency, efficiency and accountability in government expenditure. What limitations still constrains the effectiveness? अब जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि why this is a probable question, यहां पे भी पीएमएफएस के अंडर अब सारी की सारी सेंट्रल सेक्टर एंड सारी की सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इंक्लूड कर दी गई, ठीक है। सो पीएफएमएस का रोल और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि बिकॉज दिस हैज बीन इन न्यूज एंड दिस हैज आल्सो बीन वाइडली यूज्ड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ड्यूरिंग कोविड-19, तो एक तरीके से हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कोर पिलर बन चुका है। एंड बिकॉज दिस इज अ ट्रेजरी ऑफिसर एग्जाम विच एंड ट्रेजरी ऑफिसर डील्स विद पब्लिक मनी, तो ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो पीएमएफ इज अ सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फंड्स, कि पैसा जब एक डिपार्टमेंट से, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्रीज के पास जाएगा, मिनिस्ट्रीज से स्टेट्स के पास जाएगा, स्टेट से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, डिपार्टमेंट से फाइनल बेनिफिशियरी तक जाएगा। तो जिस तरीके से पूरा फंड फ्लो होता है उसको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम है, एक आईटी प्लेटफॉर्म है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जब हमें पता है कि एग्जैक्टली पब्लिक मनी किस चैनल के थ्रू फ्लो कर रही, सो वी कैन बेटर मैनेज इट एंड देयरफॉर इट हैज एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर कोई भी मिसयूज होता है पब्लिक मनी का तो वो हमें पता चल जाएगा कि यहां से पैसा अगले चैनल तक नहीं किया, और जिस चैनल पे पैसा नहीं आगे सेंड किया गया दैट मीन्स देयर इज द अकरेंस ऑफ एनी फ्रॉड और एरर, ठीक है। तो इसलिए रोल ऑफ पीएमएस इज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ फंड्स, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन पेमेंट्स, ठीक है। और कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, खाली सब हेडिंग्स डाल के छोड़ देते हैं,
आपके पॉइंट्स जो होने चाहिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई अब एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ फंड्स, किन फंड्स की बात हो रही है, कहाँ पे ट्रैक करने की बात हो रही है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है, ठीक है। तो ईच पॉइंट शुड बी इन 2 to 3 लाइन्स एंड देन यू कैन राइट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रैक फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू फाइनल बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि कहाँ पे फंड ट्रैकिंग की बात हो रही है। इट enhances transparency by providing real time visibility of release, यूटिलाइजेशन और कितना बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है, ठीक है। तो ये हमें रियल टाइम में पता चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव और है जो पीएफएमएस का है, वो है जस्ट इन टाइम रिलीज। जस्ट इन टाइम रिलीज का क्या मतलब होता है कि जैसे ही जिस डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी उसी टाइम पे फंड रिलीज कर दिया गया। तो इससे डिले जो होता था पहले फंड रिलीज करने में वो काफी कम हो गया एंड दिस हैज इम्प्रूव्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, ठीक है। और डीबीटी के लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करने के लिए, बिकॉज जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो कल को ये नहीं बोल सकते कि सर बिकॉज फंड्स वर रिलीज लेटर तो इसलिए हमारा कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ गई, उससे हमारा कंपेंसेशन भी बढ़ना चाहिए। तो अब हमारे पास फुल ट्रैकिंग है रिसोर्सेज के, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि डेटा क्वालिटी, जब भी हम कोई स्कीम डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें ऑलरेडी डेटा चाहिए और उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं लाइक मैन पावर, जैसे अब आप फाइनल बेनिफिशरीज को आप बोलते हो फीडबैक के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर, या रिसोर्सेज को अच्छे से ट्रैक करने की कोशिश करते हो, तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनकी कैपेसिटीज नहीं है उन आईटी सिस्टम्स को हैंडल करने की, ठीक है। देन पार्शियल इंटीग्रेशन विद स्टेट आईएफएमएस, तो स्टेट के साथ भी इंटीग्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं। So PFMS has transformed public financial management, but its effectiveness depends on data integrity, training and seamless center-state integration. तो देखो यहाँ पे जो हमने कंक्लूजन लिखा है वो खाली ये नहीं लिखा कि PFMS बहुत अच्छा है और आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। दीज आर वेरी जेनरिक टर्म्स। मैंने वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिखा है। वे फॉरवर्ड में मैंने क्या बताया कि अगर इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है तो डेटा की इंटीग्रिटी, ट्रेनिंग एंड सेंटर स्टेट का इंटीग्रेशन होना चाहिए, बिकॉज वो हमने लिमिटेशन में मेंशन किया था ना कि भाई स्टेट के आईएफएमएस के साथ इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया। तो इसलिए हमें एक वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिमिटेशंस पूछे थे, सॉल्यूशंस नहीं पूछे थे, लेकिन सॉल्यूशंस हमें फिर भी बताने पड़ेंगे और वो हमने कंक्लूजन के थ्रू डिस्कस कर दिया। देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंस कमीशन। पहले भी क्वेश्चन आया है लेकिन अब एस्पेक्ट बदल चुका है। एस्पेक्ट कैसे बदल चुका है? जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि 16th फाइनेंस कमीशन के लिए भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस गवर्नमेंट ने बताए हैं। साथ के साथ जीएसटी कंपेंसेशन इशू हैज बीन इन न्यूज कोविड के बाद से, तो इसीलिए सेंटर स्टेट में शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज पे स्पेशली ऑन जीएसटी कंपेंसेशन इशू हैज बीन अ वेरी हीटेड डिबेट, जिसकी वजह से फाइनेंस कमीशन हैज कम इनटू पिक्चर। तो क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं that finance commission has evolved from a revenue sharing body into an instrument of cooperative and performance based फेडरलिज्म, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिस्कल फेडरलिज्म को हमने अलग से भी कवर किया था। डिस्कस दिस ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट फाइनेंस कमीशंस, ठीक है। तो एक तो 16 आप इसमें इंट्रोडक्शन के लिए फाइनेंस कमीशन को के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दैट दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is responsible for sharing of resources between center and states, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या आप क्या 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस रिसेंटली जो बताई गई है उसको लेके भी डिस्कस कर सकते हो, उसके साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो अब इवोल्यूशन, फाइनेंस कमीशन का इवोल्यूशन फ्रॉम रेवेन्यू शेयरिंग बॉडी टू फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो कैसे हमने रेवेन्यू शेयरिंग बॉडी से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस किया है? पहला कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हमने रखा है।
जैसे जब हम पैरामीटर्स देख रहे थे स्टेट्स के बीच में रिसोर्सेज कैसे डिस्कस किए जाएंगे, तो टैक्स कलेक्शन भी एक क्राइटेरिया था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी एक क्राइटेरिया था, इनकम डिस्टेंस वाज अनदर क्राइटेरिया, फॉरेस्ट एंड ग्रीन कवर वाज अनदर क्राइटेरिया। तो जो स्टेट्स इन पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे दैट दे विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। साथ के साथ आउटकम ओरिएंटेड ग्रांट्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स जो ज्यादा लेंगे उनको ज्यादा शेयरिंग की जाएगी। लोकल बॉडीज में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस किया जाता है, ठीक है। जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो जो स्टेट्स जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। तो नीड बेस्ड क्राइटेरिया भी हो गया और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी हो गया। देन रिसेंट इनिशिएटिव्स डिस्कस करेंगे लाइक 15th फाइनेंस कमीशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्राइसिस रिस्पॉन्सिव रोल, ठीक है। जब भी जैसे पेंडेमिक के टाइम पे सेंटर को कुछ अपनी गाइडलाइंस चेंज करनी पड़ी थी, जैसे जो FRBM एक्ट के अंडर उसको फॉलो करनी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टेट्स को ज्यादा बोरो करने की परमिशन दी गई। जो GST कंपेंसेशन था उसको लेके स्टेट्स ने सेंटर्स ने स्टेट्स को हेल्प करने की कोशिश की, बट स्टेट्स वर स्टिल सेइंग दैट दिस वाज इनएडिक्वेट, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दिस हैज बीन इन न्यूज, और पेपर में आपको फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड देन यू विल कंक्लूड कि नाउ फाइनेंस कमीशन बैलेंसेस इक्विटी, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो तीनों चीजों पे फोकस है, ऐसा नहीं कि खाली हम परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया ही डिसाइड कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट इन इंडियाज फेडरल अप्रोच, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रेजरी रूल्स के ऊपर। अब ट्रेजरी रूल्स के ऊपर क्यों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज एक तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट रिफॉर्म बहुत सिग्निफिकेंट है, साथ के साथ ई ट्रेजरी सिस्टम्स पे भी फोकस सरकार का बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से डिजिटलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग, रूल बेस्ड फाइनेंशियल कंट्रोल हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इतने रिफॉर्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सरकार कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ट्रेजरी रूल्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ट्रेजरी रूल्स आर द ऑपरेशनल बैकबोन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, explain their objectives and examine their role in ensuring financial discipline and preventing misuse of public funds, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला इसमें आंसर में पार्ट क्या होगा कि बताओ कैसे वो ऑपरेशनल बैकबोन है, ट्रेजरी रूल्स ऑपरेशनल बैकबोन कैसे है, पहला पार्ट। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ ट्रेजरी रूल्स के, and examine their role in ensuring financial discipline and preventing misuse of public funds, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 4 सब क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। सबसे पहले यू विल इंट्रोडक्शन में क्या होगा, व्हाट विल यू डिफाइन, ट्रेजरी रूल्स, ठीक है। और ट्रेजरी रूल्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट लिख रहे हैं, लाइक दे आर आल्सो मेंशनिंग द सेक्शंस विद इन ट्रेजरी रूल्स, ठीक है। तो अब पहला एस्पेक्ट होगा ट्रेजरी रूल्स कैसे बैकबोन है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। पहला एस्पेक्ट ये हो गया। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेजरी रूल्स, ठीक है। देन थर्ड एस्पेक्ट क्वेश्चन का जो है, इट फोकसेस ऑन हाउ देयर रोल इन फिस्कल डिसिप्लिन एंड एंश्योरिंग मिस यूज ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ट्रेजरी रूल्स से पहला हमें क्या करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे इंश्योर करता है, पहला, ठीक है। साथ के साथ आपको बताना है ट्रेजरी रूल्स से हाउ इट एंश्योर और प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। एंड देन यू विल राइट some way forward related to reforms in this direction and finally conclude, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
जब भी स्टेटमेंट में कुछ लिखा हो और इसी में जैसे ट्रेजरी रूल फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मिसयूज तो रोकने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस, बिकॉज आपको एग्जामिन करने के लिए बोला हुआ है या इवेल्युएट करने के लिए बोला है, तो आपको दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे आंसर करने हैं. देन यू विल राइट वे फॉरवर्ड टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस एंड देन कंक्लूड. ठीक है, तो कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे आपको दिया भी है. फॉर दिस यू कैन मैसेज अस. ठीक है, और या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो. यूपीएससी अखाड़ा के टेलीग्राम चैनल पे भी ये आपको मिल जाएंगे इनके मॉडल आंसर्स. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेजरी रूल्स, देन रोल इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ऑडिट एंड गवर्नेंस डायमेंशन, जिसकी वजह से हम पब्लिक फंड्स का मिसयूज होने से रोक पाते हैं. ठीक है, एंड देन यू विल कंक्लूड दैट ट्रेजरी रूल्स ऑपरेशनलाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स. ठीक है, तो बहुत अच्छे इंट्रोडक्शंस आपके होने चाहिए, बहुत अच्छे आपका कंटेंट होना चाहिए, और साथ के साथ जो आपके कंक्लूजन है दे शुड बी डेफिनेटिव एंड प्रिसाइज. एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो आई होप दीज क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखे, एंड अगर आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो पाएगी. सी कंपटीशन इज रियली टफ बिकॉज बच्चे बहुत ही अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत ही मेहनत की है उन्होंने खुद, और साथ के साथ इंस्टीट्यूट की तरफ से जो उनको हेल्प प्रोवाइड की गई, तो क्वालिटी ऑफ आंसर्स ऑफ स्टूडेंट इज रियली रियली गुड. तो बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार ये एग्जाम इतना इतना स्पेसिफिक नहीं है या कंपटीशन इतना नहीं है, तो आप इस बात पे गलत सोच रहे हो, बिकॉज कंपटीशन इज गोइंग टू बी रियली टफ. ठीक है, तो इसलिए बहुत मेहनत करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो, नए नए करंट अफेयर के एग्जांपल्स ऐड करो अपने आंसर्स में. और अब जो 20 दिन का टाइम बचा है, 15-20 दिन का जो टाइम बचा है, इसमें आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, नए एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में, और अच्छे से रिवाइज करना है. शॉर्ट नोट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहो, और डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करो, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे आप एक मोमेंटम के साथ पेपर में जाते हो. एंड अगर आपने अभी लिखना छोड़ दिया तो आपकी जो भी परफॉर्मेंस हो, आपकी परफॉर्मेंस कुछ सफर कर सकती है अगर आप डेली आंसर्स नहीं लिखोगे. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर सच प्रोबेबल क्वेश्चंस. थैंक यू.